हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर योर कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंसिस्ट किया कि सर आपने बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये सारे टॉपिक को आपने सिंप्लीफिकेशन किया है, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। उसी तरीके का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का एक जो टॉपिक है कंपनी फाइनल अकाउंट, तो वो कंपनी फाइनल अकाउंट के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। कि वैसे देखा जाए तो टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चों के स्टूडेंट में ऐसा होता है कि सर टॉपिक बहुत लेंदी है, उसको किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है विद इन अ टाइम लिमिट। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो आज हम लोग देखेंगे कि कंपनी फाइनल अकाउंट में करना क्या है, किस तरीके से आप उसके एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से जो डिफिकल्ट पार्ट है ये टॉपिक का कि फॉर्मेट को सर किस तरीके से याद रखना है। तो उसी फॉर्मेट को आज मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है खास आप लोग के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली कंपनी फाइनल अकाउंट, तो जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम वगैरह सुने रहेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, तो इतने बड़े बड़े जो कंपनीज है, बट ऑब्वियसली ये लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो एवरी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसका अच्छी तरीके से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसका अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो आपको जैसे पता है कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, राइट। सो इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी आप लोग जो ट्रांजैक्शन करोगे उसका अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कंपनी को पता चले कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो हम लोग ने बिजनेस किया था, उस बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फॉर दैट पर्पज कंपनी क्या करता है कि उसका फाइनल अकाउंट करता है। ओके। सो अकाउंटिंग डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका रहेगा रेवेन्यू स्टेटमेंट। ओके, उसी को हम लोग बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में वगैरह सीखा रहेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह था, बैलेंस शीट्स वगैरह था। ओके, सोल ट्रेडिंग का जो फाइनल अकाउंट रहता है उसमें। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो आप टॉपिक कर रहे हो ना, ये आपने 11 से आप सीखते आ रहे हो, राइट फ्रॉम एफ वाई जी सी, एस वाई जी सी, एफ वाई बी कॉम में भी था आपको, एस वाई बी कॉम में भी था और टी वाई बी कॉम में भी है। तो आपके पूरे 5 साल आपने ये टॉपिक किया है, फिर भी बच्चे लोग को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसमें डिफिकल्ट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताया कि रेवेन्यू स्टेटमेंट, और दूसरा आपको स्टेटमेंट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये दोनों के भी फॉर्मेट में आपको एकदम सिंप्लीफाई करके देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मेट्स बहुत लेंदी वगैरह दिए हैं, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लेंदी फॉर्मेट जरूरी नहीं है, इट इज़ नेसेसरी। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से आपको प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको जितना फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, अगर उतना भी आपने ढंग से लिख दिया, आपने प्रॉपरली प्रेजेंट किया, तो भी आपका टॉपिक पूरा सिंप्लीफाई हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं फॉर्मेट की जिसको मैंने थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, फॉर्मेट को चेंज नहीं किया, खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, और आपको याद रखने के लिए किस तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है वो मैंने इसमें बताया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चला कि कंपनी फाइनल अकाउंट इज नथिंग बट आपका जो आपने प्रीवियस 4 साल में जो आपने फाइनल अकाउंट सीखा है वही फाइनल अकाउंट है। तो पहले दिमाग से यह डर निकाल दो कि फाइनल अकाउंट बहुत डिफिकल्ट होता है। सॉरी बॉस, फाइनल अकाउंट इज वेरी इजी, क्योंकि फाइनल अकाउंट में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। जैसे कि आपको मैंने सिखाया था बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर्स में कॉन्सेप्ट है कि कंपनी क्या करती है, उसके कैपिटल का रीपेमेंट करती है। जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके टॉपिक है, तो उसमें कैसे होता है कि कंपनी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो लॉसेस है उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था उसमें। ओके, उसके बाद था आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो इन्वेस्टमेंट में आप शेयर्स का इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका परचेज सेल वगैरह सब रिकॉर्ड करना रहता है। लेकिन फाइनल अकाउंट में आपको जस्ट क्या करना है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पोस्टिंग सीखा था वही सेम पोस्टिंग रहेंगे, सेम आइटम्स रहेंगे, वही सेम एडजस्टमेंट रहेंगे, खाली डिफरेंट फॉर्मेट में। उसका फॉर्मेट का स्ट्रक्चर अलग होगा, और कुछ भी नया इसमें नहीं है। ठीक है, अभी बच्चों लोग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, सर टाइम में उसको कंप्लीट कैसे करें। तो जैसे कि आपको एग्जाम में पूछते हैं कि अगर आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया तो आपको कोई तो एक ही स्टेटमेंट पूछेंगे, या तो रेवेन्यू स्टेटमेंट या तो फिर बैलेंस शीट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना, कंपनी बैलेंस शीट ही पूछती है, सॉरी एग्जाम में आपको बैलेंस शीट ही पूछा जाता है। ओके, सो प्रैक्टिस करने के टाइम पे ज़्यादा बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करना। और अगर आपको सम का थोड़ा सा लेवल उन्होंने डाउन किया तो दोनों ही पूछेंगे। सम का लेवल अगर डाउन किया मतलब कि इजी सम पूछा, तो उसमें दोनों स्टेटमेंट्स आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज रेवेन्यू स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ऐसे
दो टाइप के आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो आपको कुछ भी आने दो क्वेश्चंस में एग्जाम में, आपको आपको पूरा सॉल्व करने के लिए आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट है ना, जो छोटू सा फॉर्मेट है उसको पहले याद कर लेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट। तो देखते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके का रहेगा आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं। वेरी सिंप्लीफाई किया है और देखते हैं यहाँ पे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद रखने के लिए आप एक सिंपल लॉजिक याद रख सकते हो। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, सिंपल कैलकुलेशन करता है। सिंपल वो क्या करेगा, उसके जितने भी इनकम्स हैं उसमें से क्या करेगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस को वो लेस करेगा, और एट द एंड में उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो सकता है, प्रॉफिट, या तो फिर क्या हो सकता है वो लॉस। अगर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके अगर पॉजिटिव अमाउंट बचता है तो वो है आपका प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव अमाउंट है तो वो क्या है, आपके बिजनेस का लॉस है। सो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके जो भी आपका बचेगा वो क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट रहेगा, राइट। सो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है। अभी यहाँ पे थिंग इज दैट कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इनकम्स में क्या क्या काउंट होगा, राइट, और एक्सपेंसेस में क्या क्या काउंट होगा। अभी आज तक आपने पिछले 4 सालों से, मतलब कि 11 12 13 14 में जो भी आपने फाइनल अकाउंट के टाइम पे जो आइटम्स आपने देखे थे उनका है ना यहाँ पे ग्रुपिंग किया है। ओके, सो ग्रुपिंग किस तरीके से किया है उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, तो आपको कैसा वो याद रखने का जरूरत है, खाली लॉजिक याद रखो, वो आपको आइटम याद हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो दिया है, फर्स्ट है इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ऐसे होता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से जो भी आपको इनकम मिल रहा है ना उसी को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या रेवेन्यू का ही मतलब होता है इनकम, राइट। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सपोज कीजिए कि मेरी कंपनी है, ये मार्कर पेन्स बनाती है, राइट। सो मार्कर बेच के जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। अगर किसी किसी का बिजनेस है टेक्सटाइल का, राइट, क्लोथ्स वगैरह वो लोग प्रोड्यूस करते हैं या उनका कुछ मटेरियल रेडी करते हैं, तो क्लोथ्स बेच के जो भी उनको पैसा मिलेगा वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दिस इज आपका क्या है, सेल्स, ये आपका सेल्स है। तो अगर क्वेश्चन में किधर भी आपको सेल्स दिखा तो सेल के रिलेटेड जो भी है सेल्स आपका है वो कहाँ पे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, सो सेल में से कभी कभी सेल्स रिटर्न भी माइनस करना होता है। ओके, सो वो सब वहाँ पे आएगा, सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। उसके बाद है अदर इनकम्स। तो अभी सेल को छोड़ के आपको जो भी इनकम मिलेगा, लेट सपोज कीजिए कि आपके पास जो भी अमाउंट है, जो भी पैसा है आपने बैंक में रखा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको उसमें से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट ना। जो भी गेन, जो भी आपको प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्रेडिट वाला आइटम है वो कहाँ पे आएगा, अदर इनकम्स में आएगा। सिंपल एक हेडिंग दिया अदर इनकम, और दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आपको टोटल इनकम मिल गया। अभी इस इनकम में से आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ओके, अभी ये एक्सपेंसेस के ग्रुपिंग आपके लिए कुछ नए रहेंगे। ओके, जो भी बिगिनर्स है, जो लोग ने अब तक ये फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट का टॉपिक नहीं किया है, उनके लिए ये हेडिंग्स है नए रहेंगे। तो ये हेडिंग्स को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक एब्रीवेशन रेडी किया है। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर्मेट याद नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने का नहीं है, खाली एक सेफ कोड को याद रखना है। सेफ कोड, सेफ कोड, CF, सेफ कोड, CODE। अच्छा, ये C का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो उसके बाद F का मतलब होता है फाइनेंस कॉस्ट। ओके, C का मतलब होता है यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंटरीज। ओके, ये सब के मतलब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन याद आपको कैसे रखना है, सेफ कोड। O फॉर अदर एक्सपेंसेस। ओके, D फॉर, ये आपको पता है, डेप्रिसिएशन, और E फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस का जब भी आप टोटल करोगे तो आपको टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे। ओके, और इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स प्रोविजन को आपको माइनस करना है, टैक्स प्रोविजन को, और जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस दैट्स इट। ओके, तो इसके बाद भी अलग से फॉर्मेट है, इसके बाद भी है
बहुत सारे नॉन बिजनेस आइटम्स को भी एडलेस किया जाता है, लेकिन उतना तक आपको जाना जरूरी नहीं है, आपने यहाँ तक ध्यान याद रखा तो भी चलेगा। ओके, सो बेसिकली कैसे याद रखना है, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है। इनकम में दो हेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेकंड कौन सा था, अदर इनकम। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल आएगा, अदर इनकम में जितने भी आपके रिसीव वाले आइटम है, इनकम रिसीव वाले, राइट, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, इसमें आएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉफिट वगैरह हुआ तो। एक्सपेंसेस में क्या याद रखना है, सेव कोड को। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से याद रखना, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग लेस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, फिर परचेसेस वगैरह रहेगा, तो परचेस वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो। रॉ मटेरियल का जो भी आपका रॉ मटेरियल के रिलेटेड है वो सब इसमें जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। देन उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपने बिजनेस के लिए कुछ लोन वगैरह लिया है तो ऑब्वियसली बैंक से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी आपने फाइनेंस जमा करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है वो सब कहाँ पे आएगा, आपका फाइनेंस कॉस्ट, राइट, जैसे कि बैंक चार्जेस वगैरह हो गया। ओके, तो ये सारा चीज़ आपका फाइनेंस कॉस्ट में आता है। चेंजेस इन इन्वेंटरी, अभी चेंजेस इन इन्वेंटरी में आपको क्या करना है, सिंपल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ, अभी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कौन से स्टॉक का दिया रहेगा, डब्ल्यूआईपी स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक। जैसे कि मैंने बोला था कि तीन टाइप के स्टॉक रहेंगे आपके, रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक। तो रॉ मटेरियल के रिलेटेड आपको सारा चीज किस पे डालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, और जो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का है वो कहाँ पे जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंटरी। इसका दोनों का भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा। ओके, तो कहाँ पे डालना है आपको, चेंजेस इन इन्वेंटरी, ओपनिंग में से क्लोजिंग को सिर्फ माइनस करना है। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी के हेडिंग में नहीं बैठेगा उसको कहाँ पे डालना है आपको, अदर एक्सपेंसेस। लेट सपोज एग्जांपल ले सकते हैं, ऑडिट फीस वगैरह हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया। तो ये जो अदर जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे डालना है आपको, अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, जो भी असेट के ऊपर आप चार्ज करोगे 20%, 10%, 5%, वो डेप्रिसिएशन के हेडिंग में जाएगा। ओके, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सैलरीज, वेजेस, बोनस, या तो फिर ग्रेचुइटी हो सकता है, पीएफ हो सकता है, जो भी चीज़ है एम्प्लॉय के रिलेटेड है वो सब कहाँ पे जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके आपको टोटल एक्सपेंस मिलेगा। आपके टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स प्रोविजन आपको क्वेश्चंस में अलग से दिया रहेगा। ओके, माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे आपको मिल जाएगा। आपने ये दो चीज़ें तो भी याद कर लें तो भी बहुत है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको फॉर्मेट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफाई किया है। मेन मेरा पर्पज़ यही है कि ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ओके, और इसी के लिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस किया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आएगा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, मतलब कि लाइबिलिटी का पार्ट आपका दो हिस्सों में बटा है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या रहेगा, इक्विटीज। इक्विटीज मतलब कि आपका शेयर होल्डर्स का पैसा, और लाइबिलिटीज मतलब कि आपका आउटसाइडर मनी, मतलब कि बाहर से आपने जितना भी पैसा लिया है, बोरो किया है, आपके डेब्ट्स जिसको बोल सकते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो इसमें आपका चार हेडिंग्स होगा, लाइबिलिटी में आपका चार हेडिंग्स होगा। फर्स्ट होगा शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड होगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद रहेगा नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ वाला आपका हेडिंग रह सकते हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। ओके, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का खुद का पैसा, राइट, तो उसमें उनका शेयर कैपिटल ऑब्वियसली आएगा। शेयर कैपिटल में दो ही चीज़ आएगी, इक्विटी और प्रेफरेंशियल्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल्स। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको बताया सारे के सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सीआरआर वगैरह जो भी रहेगा, वो सारे के सारे रिजर्व्स के रिलेटेड आइटम्स कहाँ पे आएंगे, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, उसके बाद थर्ड हेडिंग है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं देते हैं। ठीक है, बीकॉम एग्जाम्स में वगैरह, सीए एग्जाम्स में मे भी हो सकता है। सो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट दी शेयर वारंट। अभी ये शेयर वारंट का मतलब कैसे होता है कि यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉमिस करती है कि इन फ्यूचर में आपको ये जो फलाना फलाना शेयर्स है आपको यही रेट में हम लोग बेचेंगे, यही फेस वैल्यू में आपको देंगे, या इन फ्यूचर मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू प्री डिसाइड करके रखते हैं कि यही प्राइस में आपको आगे जाके शेयर्स मिलेंगे, तो उसी को बोलते हैं शेयर वारंट। एक सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसका अमाउंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे लेना है आपको, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% तो आपको नहीं देंगे, 5% चांसेस है देने का, लेकिन आपको दो ही हेडिंग्स ज़्यादा करके याद रखना है,
शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, ठीक है। और एक फॉर्मेट के लिए आपको खाली लिख के रखना है यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ओके। उसके बाद है सेकंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग और अलॉटमेंट। अगर कोई भी शेयर होल्डर ने अगर एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का भी पैसा दिया है, आपने अगर इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक किया रहेगा तो उसमें 4 स्टेजेस में कंपनी शेयर होल्डर्स के पास से पैसा लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन जो पहले स्टेज में, पहले वाले स्टेज में अगर सेकेंड स्टेज का पैसा मिला रहेगा तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी पेंडिंग और अलॉटमेंट, ओके। तो ये भी आपको मोस्ट ऑफ द सम में नहीं दिया जाता, लेकिन एज अ फॉर्मेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, थर्ड क्या हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ओके। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे लाइबिलिटीज जो आप मोर देन 1 ईयर आपके पास रहने वाला है, कि मोर देन 1 ईयर आप पे करने वाले हो। लेट सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कर्जा लिया था 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में काउंट होगा। इसको हम लोग डेप्ट करके भी बोलते हैं। तो इसको याद रखने के लिए मैंने कैसे किया है, बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को फॉर्मेट याद करने का लोड आ रहा है, तो मैंने उनको बोला है कि लोड नहीं लेना है आपको। यस, कोई भी चीज़ का आपके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम होने दो या कुछ भी होने दो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको किसी भी चीज़ का लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। सो लोड मत लो, क्या करो, टॉस करो। क्या करो, टॉस, TOSS। लोड नहीं लेना है, क्या करना है, टॉस करना है। क्योंकि बेटा आगे जाके क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता। जो बीत गया उसको चेंज नहीं कर सकते, जो आने वाला कल है उसको भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसा सब में बता रहा हूँ वैसे लाइफ का भी है, ओके। सो लोड नहीं लेना है, क्या करना है जिंदगी में, टॉस करना है। सो एल का मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहाँ पे मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला जो एल लिखा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दूसरा रहेगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद रह सकता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और लास्ट वाला जो डी है, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो लोड का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अभी देखते हैं टॉस का मतलब क्या होता है। टॉस का जो पहला टी है तो उसका मतलब होगा आपका ट्रेड पेबल, ओके। ओ फॉर है अदर करंट लाइबिलिटीज। एस का मतलब है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। और दूसरा जो एस है इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके। सो देखा जाए तो ये जो दो हेडिंग है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपका क्या आएगा, जो लोन्स आपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लिए तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बोल सकते हैं। बोरोविंग का मतलब ही क्या होता है कि आपने लोन लिया है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब कि क्या है कि आपने सोचा है कि 5-10 साल में हम लोग को कंपनी का एक नया बिल्डिंग खरीदना है, राइट। तो आपने उसके लिए क्या किया है, अब अभी प्रोविजन किया है। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो तो हेडिंग में नहीं आएगा वो सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मतलब कि ऐसा लाइबिलिटी जो अगले आपको 3 और 5 साल में, 3 या 5 साल में आपको पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आगे बढ़ेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपका दो चीज़ आएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह। और एक चीज़ आएगा, आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मे बी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, जो भी आपका पे करने का बाकी है वो कहाँ पे आएगा, ट्रेड पेबल्स में। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज में जो आपका ट्रेड पेबल में कवर अप नहीं होगा, बोरोइंग में, प्रोविजन में, वो सारा का सारा चीज आपका अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जो 1 ईयर में आप लोन पे करने वाले उसको मतलब शॉर्ट टर्म बोरोविंग। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब क्या, कि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ प्रोजेक्ट लेना है या किसी का पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप करंट ईयर में क्या करोगे, प्रोविजन करके रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी वाला पार्ट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मेट का जो कंटिन्यूएशन है, जो है आपका असेट्स वाला पार्ट। कि हम लोग ने लाइबिलिटी वाला पार्ट देखा था, तो वैसे अभी हम लोग देखेंगे कि असेट वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, ठीक है। तो असेट्स में आपके दो हेडिंग्स रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, राइट। सो नॉन करंट एसेट को याद रखने के लिए मैंने कुछ एब्रीवेशंस बनाए हैं, करंट एसेट के लिए कुछ एब्रीवेशंस बनाए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। कि जैसे कि
आफ्टर ग्रेजुएशंस वगैरह आप जॉब वगैरह करोगे, पैसा कमाओगे, तो ऑब्वियसली बेटा आप कहीं पे तो घूमने के लिए जाओगे, राइट। सो कहीं पे घूमने के लिए जाओगे तो आपका ऐसे मन में कुछ है कि कौन सा ऐसा अपने सिटी आपको घूमना है, कौन सा ऐसा कंट्री आपको ढूंढना है, ऐसा कुछ रहेगा तो बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिटी लिया है, राइट, मतलब कि याद रखने खाली। सिटी लंदन। ओके, सिटी लंदन। सिटी लंदन, लंदन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिट कसो। सिट कसो। ओके, इसमें ज़्यादा आप डीप में मत जाना, एग्जाम्पल में आपको खाली याद रखने के लिए मैंने ये एब्रिवेशंस बनाए हैं। सिटी लंदन, सिट कसो, CITI, सिटी, LODN, लंदन। ओके, सीट कसो, CITCSO, ठीक है, याद रखने के लिए। तो यहाँ पे सी का पहला मतलब होगा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद रहेगा आपका, जो आपको पहले से ही पता है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद रहेगा आपका टेंजिबल एसेट्स। ओके, आई फॉर, यहाँ पे आपका हो सकता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, डेफर, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और लास्ट आपका रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये रहेगा आपका सिटी लंदन। असेट्स में नॉन करंट एसेट को याद रखने के लिए आप कर सकते हो सिटी लंदन। सी फॉर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब कि आप नए कैपिटल के लिए वर्किंग कर रहे हो, आपको नया फाइनेंस रेडी करना है, राइट। सो होता है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, लेकिन ये भी हेडिंग आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। इंटेंजिबल एसेट तो आपको बताए रहेंगे कि जो क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट्स है, गुडविल है, कॉपीराइट्स वगैरह है, ट्रेडमार्क्स वगैरह है, जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल में आएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह सब चीज़ आएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर आपको आपके कंपनी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह रेडी कर रहे हो, आपका नो हाउ का कुछ प्रोसेस वगैरह है, तो आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये भी हेडिंग आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में क्या आएगा कि अगर आपने किसी को लोन्स वगैरह दिया है, अगर आपने लोन लिया है तो आपका लाइबिलिटी होता है, अगर आपने लोन दिया है तो आपका होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर नॉन करंट एसेट जो भी इस हेडिंग में नहीं आएगा उसको अदर नॉन करंट एसेट में डालना है। हाँ, एक दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि अदर नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा। आपके जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह होते हैं, जिसको हर साल एवरी ईयर आपको राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, तो वो इसमें आएगा अदर नॉन करंट एसेट में। बी केयरफुल, याद रखना आपके सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट आपको अदर नॉन करंट एसेट में लेना है। उसके बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो एसेट आपके पास 3 या 5 साल के लिए होने वाले हैं उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, से फॉर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए करते हो उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट आप 1 ईयर के लिए करते हो, विद इन अ 1 ईयर के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। सो करंट एसेट में जो भी एसेट्स है ये आपके पास ओनली 1 ईयर के लिए होते हैं, राइट। तो जो भी एसेट आपके पास 1 ईयर के लिए है उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो सबसे पहला जो इसमें था, सीट कसो। लंदन जाने के लिए बेटा आपको सीट कसना पड़ेगा, सीट कसना पड़ेगा, राइट। सो सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर रहेगा आपका इन्वेंटरीज, ठीक है। टी फॉर रहेगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद रहेगा सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। एस फॉर रहेगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ फॉर रहेगा अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मिलके आपका करंट एसेट कवर अप हो रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट जो विद इन 1 ईयर के लिए किया है, फॉर 1 ईयर,
इन्वेंटरीज में आपका जाएगा स्टॉक्स, सारे के सारे स्टॉक आपके इसमें जाएंगे। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स का सबका क्लोजिंग आपका इसमें जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में आपका बिल रिसीवेबल और डेटर्स, ये सारा चीज़ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया रहेगा तो इसमें जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस में अगर आपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ एडवांसेस दिया है, मतलब कि एडवांस सैलरी वगैरह पे किया है, स्टाफ एडवांस वगैरह रहेगा, या कोई एडवांस पेमेंट रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे, तो आपका शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस में जाएगा। और जो ये हेडिंग में नहीं जाएगा वो सबको कहाँ पे डालना है, अदर करेंट एसेट में। तो कुछ इस तरीके का आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट रह सकता है। तो लाइबिलिटी को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि लोड लोड नहीं लेना है, आपको टॉस करना है, ठीक है, लोड टॉस। और एसिड के लिए क्या याद रखना है आपको, सिटी लंदन सीट कसो, बस यही चीज़ है। और इसके पहले वाला जो पार्ट था लाइबिलिटी का, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच वाला जो पार्ट है मैंने स्किप किया, वो आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, और एसेट के लिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। आई होप कि आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अच्छी तरीके से समझा रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, या अगर आपको कुछ भी न्यू टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है, या कुछ सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और ऐसे ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।